वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 और 23 के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के आंसर की को। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। गैर प्रायिकता प्रतिचयन में कोटा सैम्पलिंग आता है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग आता है और स्नोबॉल सैम्पलिंग आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका पार्ट नहीं है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। इसमें नाम में ही इसके था कि रैंडम सैम्पलिंग है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सैम्पल इज रिगार्डेड एज सबसेट ऑफ, तो ये यूनिवर्स का पार्ट होता है पॉपुलेशन का। क्वेश्चन नंबर 3 है, फील्ड स्टडी इज रिलेटेड टू, फील्ड स्टडी किससे संबंधित होता है? तो ये रियल लाइफ सिचुएशन से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, रैंडम सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज, रैंडम सैम्पलिंग को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एन इमेज परसेप्शन और कॉन्सेप्ट दैट इज कैपेबल ऑफ मेजरमेंट, यानी कि कोई भी ऐसी धारणा अवधारणा जिसे मापा जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, चर कहते हैं। इसीलिए जब आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पढ़ते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसके अंदर कोई भी टर्म है तो उसकी जगह पे लिख दिया जाता है कि वेरिएबल है, ये वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, दूसरा इंडिपेंडेंट है, इस तरीके से करके रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम न्यूज़पेपर। अगर न्यूज़पेपर से डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो वो कैसा है? सेकेंडरी डेटा है। जहाँ पे डेटा खुद नहीं कलेक्ट किया जा रहा है वो सेकेंडरी डेटा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडर रैंडम सैम्पलिंग ईच आइटम ऑफ यूनिवर्स हैज़ डैश चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। तो रैंडम सैम्पलिंग है, यानी कि किसी को भी हम लोग उठा लेंगे तो जितने भी सैंपल होंगे उन सब के बराबर चांसेस होते हैं, कोई भी सेलेक्ट हो सकता है। यहीं पर जब हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे इक्वल चांसेस नहीं रहते हैं, गैर प्रायिकता है, यानी कि ABCD हमको जो समझ में आएगा उसको हम लोग सेलेक्ट कर देंगे। तो ये क्या है? सबके बराबर चांसेस नहीं है। हम लोगों ने सोचा कि सी को ही सेलेक्ट करना है तो सी को सेलेक्ट कर लिया, तो इसीलिए उसको नॉन प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चनायर इज है। क्वेश्चनायर क्या है? तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, डेटा कलेक्ट करने का। ये हम लोग स्टैट्स फर्स्ट ईयर से पढ़ते हैं तभी इसमें रहता है कि क्वेश्चनायर डेटा कलेक्ट करने का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी डेटा। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी था। जो भी डेटा आपने खुद नहीं सेलेक्ट किया है, कहीं का पब्लिकेशन है, वो सब क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। तो ये ऑल ऑफ द एबव होगा, क्योंकि RBI के बुलेटिन से आप उठा रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट ने कुछ पब्लिश किया है, या फिर कोई कमेटी है, कोई कमीशन है, वहाँ से कुछ डेटा उठा रहे हैं, तो वो द्वितीयक समक कहे जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द डेटा विच आर कलेक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार एकत्रित हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक समक। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है तो ऑब्जर्वेशन हो गया, इंटरव्यू हो गया, क्वेश्चनायर एंड स्केड्यूल्स हो गए, तो ये सभी होगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 12 है, डेटा एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ, समंक विश्लेषण के अंतर्गत क्या किया जाता है? डेटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग और इंस्पेक्टिंग, ये तीनों चीज़ें आती हैं, तो ऑल ऑफ द एबव होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, लास्ट स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेसेस। तो सब कुछ करने के बाद, जितने भी शोध होते हैं वो सब करने के बाद लास्ट में क्या किया जाता है? रिपोर्ट तैयार किया जाता है, तो रिपोर्ट राइटिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच स्केल इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट। तो सबसे सरल होता है नॉमिनल, जो नाम मात्र होता है। ये सबसे सिंपल क्यों होता है? क्योंकि इसमें 1 2 3 बस ऐसे लिख दिया जाता है कि पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे पे ये है, चौथे पे ये है। जब इसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन दिया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्रम सूचक, यानी कि ऑर्डिनल डेटा। और पहले दूसरे में कितना गैप है, दूसरे तीसरे में कितना गैप है, या पहले चौथे में कितना गैप है, जब ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं तो उसे हम लोग अंतराल बोलते हैं। और जब परसेंटेज निकाला जाता है, रेशियो निकाला जाता है, तो वो अनुपात का आता है। ये सब ऑर्डर ऑफ डेटा कलेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसर्च टूल। निम्नलिखित में से कौन सा शोध उपकरण है? तो ये क्या होगा? क्वेश्चनायर। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। अगर कोई असंभव घटना है तो उसकी प्रायिकता क्या बनेगी? जब वो असंभव है तो उसकी प्रायिकता क्या बनेगी? 0 बनेगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एनी इवेंट। किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो या फिर तो वो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बेसिक रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज। बुनियादी शोध को और किस नाम से जानते हैं, या आधारभूत रिसर्च को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबिलिटी मेथड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायिकता विधि है? तो जजमेंट, कोटा और कन्वीनियंस, ये सब किसके पार्ट होते हैं? नॉन प्रोबेबिलिटी के, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 20 है, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज़, जितनी भी संभावनाएं हैं उन सब का योग कितना होता है? तो या फिर तो 0 होता है, नहीं तो 1 होता है, दोनों को जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 21 है पॉपुलेशन वैल्यू इज नॉन एज, तो इसे हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। समग्र मूल्य को जब निकालते हैं और जब सैंपल को निकालते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ये शायद मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 22 है विच इज़ ट्रू अबाउट सैम्पलिंग। जब प्रति चयन करते हैं तो उसमें क्या क्या सही है। सैम्पल इज़ अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, ये ऑप्शन सही है। सैम्पलिंग सेव्स टाइम मनी एंड एनर्जी, ये समय को बचाता है क्योंकि पूरे यूनिवर्स की आप गणना कर रहे हैं और उसमें से कुछ चीज़ों को निकाल करके उसकी तुलना कर रहे हैं, उसके बारे में शोध कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा समय आपके बचाता है, मनी बचाता है, एनर्जी बचाता है। सैम्पलिंग हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग सैम्पल एरर, ये भी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 23 है द रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू इट इज़ कॉल्ड। शून्य परिकल्पना अस्वीकृत कर दिया जाए जब वो सही होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है अ स्टेटमेंट अबाउट अ पॉपुलेशन डेवलप्ड फॉर टेस्टिंग इट इज़ कॉल्ड एज, तो इसे हम लोग हाइपोथेसिस कहते हैं। कोई भी परीक्षण करते हैं तो उसके लिए समग्र के बारे में जो हम लोग पहले से सोच लेते हैं उसे परिकल्पना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद कमिटिंग टाइप 1 एरर इज, तो इसे हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा, और जब टाइप 2 की बात आती है तो उसे बीटा बोलते हैं। यहाँ पे साइड में लिखा भी है तो आप चाहें इसको पढ़ सकते हैं कि टाइप 1 एरर अल्फ़ा होता है, टाइप 2 एरर बीटा होता है। 1 माइनस बीटा इसे हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ टेस्ट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1 माइनस अल्फ़ा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है इफ़ H0 यानी कि नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड वी रिजेक्ट इट इज़ कॉल्ड, तो इसे हम लोग बोलते हैं टाइप 1 एरर। ये मेरे सर ने बहुत अच्छा तरीका बताया था याद करने का कि जैसे आप किसी से मिले और आप वो अच्छा था आपने रिजेक्ट कर दिया, तो पहली गलती होती है कि कोई अच्छा था और रिजेक्ट कर दिया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, H0 सही है और हमने उसे गलत ठुकरा दिया, तो इसे क्या कहेंगे, पहली गलती। अब दूसरी गलती क्या होती है, H0 गलत है लेकिन अब उसके अलावा कोई और चांस है नहीं तो उसी को अपनाना पड़ेगा, तो ये होती है दूसरी गलती। लाइफ में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो इससे मुझे हमेशा से याद हो गया। नेट के एग्जाम में भी आप बैठेंगे तो इतना कंफ्यूज करता है ये कि टाइप 1 कौन सा होगा, टाइप 2 कौन सा होगा, पावर कब होगा, सिग्निफिकेंस कब होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट्स, फोकस ग्रुप एंड पैनल ऑफ अ रिस्पोंडेंट्स आर कैटेगराइज्ड एज, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डेटा सोर्सेज। कोई व्यक्तिगत है, कोई व्यक्ति है उससे हम लोग डेटा ले रहे हैं, कोई फोकस ग्रुप है उससे कोई डेटा ले रहे हैं, कोई पैनल है तो वहाँ से प्राइमरी डेटा को कलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू इट इज़ कॉल्ड। शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने की प्रायिकता जब वह सत्य है, तो वह सत्य है उसे, ये आई थिंक क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट कर दिया, तो ये टाइप 1 एरर होगा। सेम क्वेश्चन है, बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहता तो तीनों क्वेश्चन हो जाते। क्वेश्चन नंबर 29 है रिसर्च इज रिलेटेड विद, शोध किससे संबंधित होता है, तो डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया, सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम और इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है अ रिसर्च प्रॉब्लम इज फेसिबल ओनली व्हेन, एक शोध समस्या तभी संभव होती है जब इट हैज़ यूटिलिटीज, रेलेवेंस, इट इज़ न्यू, एड समथिंग टू नॉलेज एंड इट इज़ रिसर्चेबल, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज डन इन, परिकल्पना का परीक्षण किस में किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है A एंड C दोनों में, एनालिटिकल रिसर्च, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिसर्च, कौन सा शोध पद्धति का पार्ट नहीं है, तो ये सर्वे, हिस्टोरिकल और ऑब्जर्वेशन तीनों होते हैं, फिलोसफिकल इसका पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट, जब जनसंख्या परिमित हो तो उस समय पे कौन सी तकनीक का पालन किया जाता है, तो उस टाइम पे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है हाउ कैन वी इन्हांस द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, हम शोध के उद्देश्य को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, बाई मेकिंग इट मोर वैलिड, उसे अधिक वैध बना करके, बाई मेकिंग इट मोर रिलायबल, उसे विश्वसनीय बनाकर, और उसे इम्पार्शियल बना करके यानी कि निष्पक्ष बना करके, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे कि ऑप्शन देख करके उसका आंसर हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 35 है वन शुड स्टार्ट योर क्वेश्चनायर विद अ क्वेश्चन दैट इज मोर डैश टू टॉपिक, तो कोई भी प्रश्नावली की जाती है तो उसमें ऐसे प्रश्न होने चाहिए कि जो कि रेलेवेंट है, प्रासंगिक है। क्वेश्चन नंबर 36 है क्वेश्चनायर इज अ डैश स्टडी, सर्वेक्षण किस प्रकार का अध्ययन है, तो ये एक तरीके का फैक्ट फाइंडिंग रिसर्च होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है द फर्स्ट पेज ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट इज, शोध रिपोर्ट का पहला पृष्ठ क्या होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं टाइटल पेज। क्वेश्चन नंबर 38 है आइडेंटिफाइंग कॉजेज ऑफ अ प्रॉब्लम एंड पॉसिबल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इट इज़ कॉल्ड, तो इसे हम लोग बोलते हैं डायग्नोस्टिक। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डायग्नोस्टिक रिसर्च करता है कि आपको क्या दिक्कत है, उसके कारण क्या हैं, तो ये डायग्नोस्टिक होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज,
वैज्ञानिक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है? तो अगर मुख्य विशेषता की बात करें तो वो एक्सपेरिमेंटल होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच इज़ नोन एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो क्लस्टर, सिस्टमैटिक और स्ट्रेटिफाइड, ये तीनों प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती हैं। जो कोटा सैम्पलिंग होता है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। प्रीवियस इतने सारे क्वेश्चन थे इसी से रिलेटेड, अगर आपको नहीं भी आता तो वहाँ से आप मैच करके कर सकते थे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरीके से समझ में आ गए हों। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, और अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ और होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको फिर से रीचेक कर लूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी न्यू अपडेट होगा तो मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए होगी तो आप कॉमेंट कर दीजिएगा उसके लिए भी।